थोड़ी देर में रेयांश बाथरूम से बाहर आ गए थे। वो थोड़ी देर तो जिया को उसी तरह से देखते हैं कि वो कितने बेवकूफ़ों की तरह ब्लैंकेट से अपने आप को ऊपर से नीचे तक कवर कर रखी है। वैसे वो जग रही थी क्योंकि हल्का फुल्का उसकी बॉडी में मूवमेंट नजर आ रहा था, लेकिन उसे रेयांश के होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से अब वो बाहर निकल कर तो देखने वाली नहीं थी। रेयांश उसे और ज़्यादा परेशान न करते हुए सबसे पहले उस फ़ोन को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसे तुरंत ही बंद कर देते हैं, जिस फ़ोन से रेयांश अभी जिया की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग को भी इंस्टेंटली डिलीट कर दिया था क्योंकि ये सिर्फ वो जिया को परेशान करने के लिए कर रहे थे। ऐसा वैसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था। रेयांश अपने फ़ोन को लेते हैं और जिया को बस एक बार और देखकर स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो अपने लैपटॉप के साथ इस वक्त लूसीफर के कमरे में बैठे हुए थे। लूसीफर ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में इधर उधर घूम रहा था। रियाज जैसे ही अपने लापे को अपने दुबई के वेबसाइट से कनेक्ट किए थे और जैसे ही उनके स्क्रीन पर इस वक्त उनके बिजनेस पोर्टल ओपन होता है, रियाज के पोर्टल पर इस वक्त उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैसेज आता है, जिसमें वो साफ साफ देख पा रहे थे कि एक माइनर फायर इंसिडेंट हुआ था वेयर हाउस में। कुछ ही वेपन्स डैमेज हुए हैं। फाइनेंशियल लॉस उतना बड़ा नहीं था, पर मार्केट में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। राइवल्स ने जानबूझकर के इस छोटे से इंसिडेंट को बड़ा बना दिया था। रूमर्स फैलाए थे ताकि आर्य एम्पायर पूरी तरह से डाउनफॉल में चलना शुरू हो जाए। रियाज जो बिना देरी के इस वक्त जोसेफ को अपने सिक्योर वीडियो कॉल से कनेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ भी इन सारे इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और उसे इस वक्त अपने बॉस की जरूरत थी। अब वो खुद तो रियांश को बार बार कॉल करके इस बारे में परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही रियांश का कॉल आया था उसने तुरंत ही कॉल को पिक कर लिया था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ था, सबसे पहले तो जोसेफ जो कि नर्वस टोन में रियांश को ग्रीट करता है। अभी रियांश ने इसका जवाब दिया ही था कि तभी जोसेफ अपनी बक करना शुरू कर देता है। बॉस, the situation is spreading out of control. The fire was small, but rivals are using it against us. People are panicking. Some employees have already resigned and अभी वो आगे कुछ बोलता कि तभी रियांश उसको इंटरप्ट करते हुए काफी काम मगर डेंजरस लहजे में कहते हैं, Stop exaggerating, Joseph. I don't care about panicked employees. Tell me straight. How much was the actual loss? जोसेफ जो थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है, Only a small portion of the shipment was damaged. Boss, the financial loss is very minimal. रियांश जो हल्का सा स्मर्क करते हैं और आगे की तरफ हल्का सा लीन होते हुए कहते हैं, Exactly, minimal. That means my empire hasn't lost a damn thing. The fire was never the problem. The real problem is noise around it. जोसेफ जो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, Sir, you mean rumors? रियांश जो थोड़ा शार्प लहजे में कहते हैं, Yes, rumors. A whisper spread faster than a bullet. A single eye can shake the market more than 1,000 failures. My rivals, they know they cannot defeat me with weapons, so they are trying to defeat me with their words. But it's not gonna work. वहीं जोसेफ जो बाकी के एम्प्लॉयज़ के बारे में बताते हुए कहता है, But sir, our staff are leaving. रियाज उसे कहते हैं, Let them leave. The weak ones always run first. I don't build empires with cowards, Joseph. The real power lies with those bound to me by loyalty. जोसेफ जो थोड़ा सॉफ्ट लहजे में कहता है, You're right, boss. The legendary employees are still with us. They cannot break contract even if they try. वही रियाज एक कोल्ड स्माइल पास करते हुए आगे कहते हैं, This what's happening now, this is not my downfall. This is my rival's mistake. They dare to touch what's mine. जोसेफ जो काफ़ी हार्डली swallow करते हुए कहता है, They bought one of our employees, sir. He started the fire. We still don't know who is that. रियाज जो उसको कमांड करते हुए कहते हैं, Find him. And when you do, make sure the whole city knows what happens to traitors in Agnihotri's world. I don't punish quietly, Joseph. इस वक्त जोसेफ को रियांश की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त वो दुबई के इन सारे बिजनेस को अकेले तो डील नहीं कर सकता था। जिस तरह से राइवल का पावर बढ़ता जा रहा था, उसे ज़रूरत थी रियांश की। और ये बात वो रियांश से बोलते हुए काफ़ी प्लीडिंग वॉइस में कहता है, बॉस प्लीज़, योर प्रेजेंस हियर इज़ इम्पॉर्टेंट. If you come to Dubai, the bar will believe again. Your
Silence right now, it's what's giving rivals power. रियाज अभी अपनी दो उंगलियों के बीच एक सिगरेट रखे थे और वो उसका कश लेते हुए काफी आराम से कहते हैं, You're right. Fear doesn't spread without absence. My empire survives on presence and respect, and if they have forgotten who Riyansh Agnihotri is, then I will remind them. जोसेफ जो उनसे पूछता है, So sir, you will come? रियांश उससे कहते हैं, Tonight. I'll land in Dubai tonight. And when I arrive, Joseph, I don't want apologies. I don't want excuses. I want every single rival shaking in their boots. और ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उन्होंने तुरंत ही कुणाल को भी इस बारे में इन्फॉर्म करवा दिया था और वो अब उस रूम से भी जाते, लेकिन तभी लूसीफर गार्डन से दौड़ते हुए रियांश के पास आ जाता है। वैसे वो काफी टाइम से रियांश को बात करता हुआ देख रहा था। वो रियांश के पास आने भी वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि रियांश किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो चुपचाप किसी ओबेइंग चाइल्ड की तरह वहीं शांति से बैठ गया था। लेकिन रियांश के जाते ही वो आकर के रियांश के सामने अपने दोनों हाथ को ऊपर करते हुए उनके सामने खड़े होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन था तो वो चार पैरों पर चलने वाला जानवर ही, जिसकी वजह से वो बार बार डिसबैलेंस भी हो जा रहा था। रियांश उसकी तरफ झुकते हैं और उसको धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, नॉट राइट नाउ, अभी मुझे बहुत काम है, ओके? और हाँ, पूरे घर में किसी को भी डराओ डोंट केयर, बट स्पेशली मेरी जिया को कुछ नहीं करोगे तुम, उसके साथ प्यार से रहना। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। लूसीफर बस उनको जाता हुआ देख रहा था। वैसे तो वो इस वक्त रियांश के साथ वक्त बिताना चाह रहा था, लेकिन अब रियांश को भी ज़रूरी था। इसी वजह से वो ज़्यादा रियांश को रोकने की कोशिश नहीं करता। रियांश कब इंडिया आते थे, कब इंडिया से जाते थे, ये तो उनके अपने फैमिली वालों को भी नहीं पता चलता था। वहीं रियांश अब रूम में आकर के तैयार होने लगे थे और लगभग आधे घंटे में वो अब दुबई जाने के लिए रेडी हो चुके थे। उनकी प्राइवेट जेट भी अब रनवे पर तैयार खड़ी थी। वैसे तो रियांश की आदत थी, वो कब कहाँ किस जगह पर जा रहे हैं इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता था। इवन कुणाल को भी वो तभी इस बारे में बताया करते थे जब कुणाल को ये जानना ज़रूरी हो। लेकिन जैसे उनकी नज़र वहीं लेटे हुए जिया पर जाती है, वो जिया के सामने आकर हल्का सा बेंड होते हैं। उन्हें पता था कि जिया उनकी बातें सुन पा रही, क्योंकि जैसे रियांश ने रूम के अंदर एंट्री दी थी तुरंत ही जिया ने जानबूझ करके अपने मुंह को दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लिया था। रियांश रोज के कानों के पास लीन होते हुए धीरे से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, जाते जाते अगर मन हो तो एक बार अपनी शक्ल दिखा दो। जिया ब्लैंकेट के अंदर से ही अपने चेहरे को नाम हिला देती है। रियांश रोज के सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, एज यू विश, मैं फोर्स नहीं करूँगा। और ये बोल करके वो ब्लैंकेट के ऊपर से उसके गालों पर किस कर लेते हैं और उसके साथ ही वो जिया को जोर से हक करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही जिया ने बाहर के दरवाजे को खुलता और बंद होता हुआ सुना था, जिया झट से अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाती है और तुरंत ही हाँफते हुए बैठ जाती है, क्योंकि जैसे ही रियांश उसके करीब आए थे दोबारा से उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़ोर से धक धक करना शुरू कर दी थी। अब उसे तो ये भी नहीं पता था कि रियांश कहाँ गए हैं, कितनी देर के लिए गए हैं, कब आएंगे। लेकिन जैसे उसने ये सुना था कि रियांश जा रहे हैं, उसे काफ़ी रिलीफ मिला था। वो दौड़ करके बालकनी एरिया में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रियांश की गाड़ी अब वहाँ से बाहर निकल रही है और उसके पीछे पीछे कुछ और भी गाड़ियाँ जो रियांश को फॉलो कर रही थी। जिया जो अपनी सांस में गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाय राम, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। भगवान करे 2-3 दिन तक तो ऐसे कहीं रहे, जहाँ भी जा रहे वापस ना आए, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं खाना। और ये बोलते हुए वो ऊपर देखने लगी थी, जैसे वो ऊपर भगवान से रिक्वेस्ट करे हो। वहीं इस वक्त रियांश जैसे ही दुबई के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठे थे, दूसरी तरफ जयशंकर तिवारी जो लखनऊ में बैठे बैठे काफ़ी खुश हो रहे थे और वो आदित्यनाथ और उसके साथ ही विश्वास के साथ बैठे हुए हाथों में ड्रिंक पकड़े हुए कहते हैं, चीयर्स टू रियांश अग्निहोत्री। मुझे फक्र है कि ये मेरा दामाद है, क्या दिमाग लगाता है, लेकिन इस बार इसका दिमाग काम नहीं करने वाला। शायद ये भूल गया कि अपने दुश्मन को खुद ही खुला छोड़ करके ये अब दुबई निकल गया है, बेचारा। वही आदित्यनाथ जो कहते हैं, अरे चाहे कुछ भी कहिए, उम्र में तो यह आपके आधे भी नहीं आता, और जिसके पास उम्र ज़्यादा होती है तजुर्बा भी उसी के पास ज़्यादा होता है भाई साहब। लेकिन विश्वास जी जो वहाँ से खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की मीटिंग में मुझे इस वक्त शामिल नहीं होना चाहिए।
श्वेता को मेरी ज़रूरत है। मैं किसी और काम के लिए अभी तैयार नहीं हूँ भाई साहब। जैसे तैसे करके तो मैं जेल से बाहर आया हूँ। अगर ज़्यादा दिन तक जेल में रहता तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। और भाभी ने बताया भी था कितनी बुरी हालत में थी वो मेरे बिना। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे इन सब में इंक्लूड मत करिएगा। और ये बोल करके वो अपने रूम में चले जाते हैं। श्वेता जी जो अभी अपने पेट पर हाथ रखे हुए अपने रूम में ही बैठी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू था। और जैसे वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने बच्चे से ही अपने पति के बारे में कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स कर रही थी, विश्वास जी जो अंदर आते हुए उनके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, इतनी शिकायतें लगाओगी तो बच्चा पैदा होने से पहले ही अपने बाप से नफरत करने लगेगा। श्वेता जो विश्वास का हाथ अपने पेट से हटाते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक्चुअली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता होगा ना, मेरे साथ वक्त बिताना, मुझे टाइम देना, ये सब आपकी बस की बात कहाँ है। आप तो अपने भाई साहब के साथ ही बस रहना चाहते हैं। आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई आपको? जाइए आप वहीं पर। विश्वास जी जो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बस करिए आप, और कितने ताने सुनाएंगे। भाई साहब को बोल कर आया हूँ कि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और वो श्वेता जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, और इस बार मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्वेता जी जो थोड़ा रिक्वेस्ट भरी टोन में विश्वास को समझाते हुए कहती हैं, आप लोग उस बच्चे को चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे? अब तो वो बच्ची इस घर से भी जा चुकी है। उसे जो भी पाना था वो अपनी बदौलत पा चुकी है। आप लोगों से कभी उसने कोई उम्मीद नहीं रखी, फिर भी आप लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आता? आपको याद है जब वो यहाँ पर रहती थी, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो जोर जोर से चिल्ला कर रोया करती थी। आपको कोई आइडिया भी है? जब वो बच्ची मार खाती थी तो मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। आप लोग प्लीज़ उसे चैन से जी लेने दीजिए। इस बात पर विश्वास जो हल्का सा मुस्कुराते हैं और श्वेता के गाल पर थपथपाते हुए कहते हैं, मैं कभी भी उस बच्चे को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। और आप नहीं जानती हैं, लेकिन उसके अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे उसकी परवाह रहती है। लेकिन इस बार मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, और इसी वजह से मैं बड़े भाई साहब के साथ नहीं जा रहा। और क्या लगता है आपको कि मैं अगर उसे मारता था, पीटता था, या फिर मैं उसे ढूंढने गया तो इसके पीछे ये वजह थी कि मैं उसे सच में बड़े भाई साहब के सामने लाना चाहता था? तो बड़े भाई साहब के साथ जिया के मामले में इसी वजह से रहता था, ताकि उसे वाकई में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊंगा। वही श्वेता जी जो पूछते हैं, पर क्यों? अगर आप नहीं गए तो वो बच्चे। लेकिन तभी विश्वास जो कहते हैं, वो बच्ची अब बच्ची नहीं रह गई है। किसी की हमसफ़र, किसी की मोहब्बत बन चुकी है, और अब उसके लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा लड़का मैं चाहता था ना, रेयांश अग्निहोत्री बिल्कुल वैसे है। बड़े भाई साहब सिर्फ गलत फहमी में जी रहे हैं। जिया का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए उसका चाचा हमेशा खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जिया इन सारी बातों से अनजान अब पूरे रूम में आराम से इधर उधर घूम रहे थे। और वहीं वो धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, क्या अभी भी मेरे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं? नहीं, मैं इतनी गंदी नहीं हो सकती। उन्होंने जो काम किया वो बहुत बुरी चीज़ थी जिया। इस बारे में सोचना भी कितना गंदा लग रहा है। और उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो एक बार भी मिरर में खुद को नहीं देख पाई थी। अभी तक तो वो पूरे घर में एकदम अकेली थी, क्योंकि सब लोग शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे। लखनऊ में इस वक्त अभी श्वेता और विश्वास बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने विंडो पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जयशंकर तिवारी की ही आवाज़ थी। और वो किसी से साइड में जाकर के बात कर रहे थे। विश्वास को पूरी बात तो क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन जितना उन्होंने सुना था उससे ये तो पता चल गया था कि जयशंकर तिवारी अपने किसी आदमी को रेयांश अग्निहोत्री के मेंशन भेजे हैं। और दूसरी तरफ ये ऑर्डर ऑफ फॉलो होना भी शुरू हो चुका था, महसूस कर रही थी। वहीं वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है, ताकि वो ठंडे पानी से मुंह धुल करके इन सारी बातों को भूल सके, क्योंकि लगातार ये बातें जिया के गाल को बार बार लाल कर दे रही थी।
पूरे मेंशन में सिर्फ बॉडीगार्ड्स और स्टाफ ही मौजूद थे और जिया के फ्लोर पर इस वक्त कोई स्टाफ भी नहीं था। वहीं रेयांश के घर का नक्शा कुछ इस तरह था कि आगे काफी बड़ा सा एरिया जो कि खाली था, जहां पर गार्डनिंग वगैरह की गई थी। इसके साथ ही गाड़ी वगैरह आने के लिए एक खूबसूरत सा पाथ बनाया गया था। मेंशन के ठीक सामने एक खूबसूरत सा फाउंटेन और थोड़े से ही दूर पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल एरिया था। उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। साइड में बहुत सारे प्लांटेशंस भी किए गए थे। अगल बगल भी जगह छूटी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर भी काफी खूबसूरत तरीके से पेड़ लगाया गया था, और वो भी पैटर्न वाइज में। वहीं लूसीफर का कमरा जो कि बिल्कुल पीछे था, और उसका गार्डन एरिया जो कि पीछे के वॉल से पूरी तरह से अटैच था। अक्सर उस एरिया में लूसीफर का आना जाना रहता था, जिसकी वजह से गार्डन और लूसीफर के लगे कमरे के बीच के कांच के दरवाजे को अक्सर लोग खुला ही रखते थे, क्योंकि लूसीफर अपने हाथों से अब दरवाजा तो खोल नहीं पाता था, और सेंसर वाले दरवाजे लगाना लूसीफर के लिए घातक भी साबित हो सकता था, जिस वजह से उसके रूम में नॉर्मल कांच के दरवाजे लगाए गए थे। क्योंकि अब धीरे धीरे रात भी हो रही थी, जिस वजह से लूसीफर अपने रूम में आकर के इधर उधर टहलने लगता है और फिर आखिरी में जाकर के एक कॉर्नर में बैठ जाता है। अभी लूसीफर बैठ करके खुद को ही नीचे लगे शीशे में देख रहा था, जैसे वह खुद की ही कितनी तारीफ कर रहा हो, कि तभी अचानक से उसका कान एकदम से खड़ा हो जाता है, क्योंकि पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आई थी जो कि गार्डन एरिया से आई थी। लूसीफर काफी शातिर था, वो काफी धीरे से खड़ा होता है और अपने एक एक स्टेप को काफी धीरे धीरे रखते हुए अब वो भी बालकनी के दरवाजे के पास आकर सट गया था। लेकिन इस वक्त वो कर्टेन में छुपा हुआ था, ताकि कोई भी बाहर आता हुआ शख्स उसे देख ना सके। सबको ये बात पता चल चुकी थी कि रेयांश अभी मेंशन में ही नहीं है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में भी बैठे आदमी जो कि अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, और वो सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोग की भी नज़र कैमरे के उस एरिया पर नहीं गई थी। एक मास्क लगाया हुआ हट्टा कट्टा आदमी जो कि लूसीफर के ही गार्डन में उतरा था, और वो आसपास देखते हुए जल्दी से भाग करके लूसीफर के कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन उस आदमी को शायद ये नहीं पता था कि उसके लिए उसका शिकारी पहले से ही वेट कर रहा है। जैसे उसके कदम लूसीफर के रूम के अंदर पड़े थे, लूसीफर झट से छलांग लगा करके उसके गर्दन को अपने दांतों तले पकड़ लेता है, और लूसीफर ने इस तरह उसके गले को पकड़ा था कि उसके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। थोड़ा देर तो वो बार बार छटपटाता है और अपने हाथ से लूसीफर को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट वो पूरी तरह से शांत पड़ जाता है, जिसकी वजह से लूसीफर को लगा था कि कहीं ये आदमी मर ना जाए, और वह खुद उसे छोड़ करके नीचे कूद जाता है। लेकिन अभी वो पूरी तरह से घायल नहीं हुआ था, और वो अपने कान के ब्लूटूथ पर अपना हाथ मारते हुए जल्दी से वहां से भागता है और बाउंड्री चढ़ करके तुरंत ही नीचे की तरफ कूद जाता है, यानी कि रेयांश अग्निहोत्री के मेंशन के दूसरी तरफ से जयशंकर तिवारी की आवाज़ बार बार आ रही थी। हेलो हेलो, क्या काम तमाम किया तुमने उसका? लेकिन इधर से वो आदमी जो कि अपना गर्दन पकड़ते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सका, उसके उसके घर में शेर है। और बस इतना ही बोल करके वो रोड पर ही बेहोश हो जाता है। लूसीफर के रूम से आवाज़ सुनते ही स्टाफ वगैरह भी उसके रूम की तरफ आ गई थी। जिस तरह से उस कमरे में थोड़ी बहुत हलचल की आवाज़ सुनाई देती है, तुरंत ही दो स्टाफ जो कि लूसीफर की स्पेशल केयरटेकर थी, वो उसके रूम की तरफ दौड़ कर आती हैं और दरवाज़ा खोल देती हैं। लूसीफर बस इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जल्द से जल्द तुरंत ही उन दोनों लड़कियों के पैरों के बीच से बाहर की तरफ निकल जाता है। वो इतना तेज दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे दो स्टाफ भी भाग रहे थे। लूसीफर इस वक्त तुरंत ही जिया के कमरे की तरफ दौड़ता है। वही वो स्टाफ जो कि उसके पीछे पीछे आ गई थी। लूसीफर अपने बार बार सर से ही उस दरवाजे को पीटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा खुलना कोई इतनी आसान बात तो थी नहीं। पीछे से वो स्टाफ जो लूसीफर को देखते हुए कहती हैं, क्या हो गया है तुम्हें, आर यू ओके? लेकिन लूसीफर को इस वक्त जिया से मिलना था, पता नहीं क्यों, बस उसने ये जिद ठान ली थी। वही एक स्टाफ उसे अपने गोद में उठाते हैं और चुपचाप दरवाज़ा खोल देती हैं। लेकिन इस वक्त वो लूसीफर को अपनी गोद में ही ली हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि जिया उस लूसीफर से कितना ज़्यादा घबराती है। जिया जो आराम से गुनगुनाते हुए आराम से फेस वॉश करके अपने चेहरे को ड्राई करते हुए बाथरूम से बाहर निकल कर आ रही थी। दो स्टाफ को देखकर तो उसका
रिएक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन उस लूसीफर को देखकर वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दोनों स्टाफ जो कहती है, मैम पता नहीं क्यों बस इस रूम के बाहर आकर के बार बार अपना सर पीट रहा था, शायद आपसे मिल। लेकिन ये बोलते बोलते अभी वो आगे जिया को कुछ एक्सप्लेन करती, तब तक इस वक्त लूसीफर जिया के पैर के पास जा चुका था और धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जीभ से उसके पैर को लीक करने लगता है। जिया को पहले तो ये अजीब लगा था, थोड़ा सा डर भी जाती है, लेकिन इस तरह प्यार से लूसीफर को सिर्फ उसके पैर को टच करता देख करके जिया हिम्मत करते हुए नीचे बैठती है और अपने हाथ को, जो कि बुरी तरह से कांप रहे थे, उसे धीरे से लूसीफर के सर पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, क्या हुआ? बोलो। अब बेचारा लूसीफर कुछ बोलता कैसे, लेकिन उस आदमी की आवाज से उसने इतना तो सुन लिया था कि वो जिया को हर्ट करने के इंटेंशन से आया है, जिस वजह से अब वो जिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता और वो अपने इशारे से ही उन दोनों स्टाफ को बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो दोनों स्टाफ बाहर जा पाते उससे पहले जिया चिल्लाते हुए कहती है, हाँ आप दोनों कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी इसके साथ? कम से कम कोई एक तो रुक जाए। वो एक स्टाफ जो कहती है, नो प्रॉब्लम मैम, आई विल बी हियर। और दूसरी स्टाफ वहां से बाहर निकल गई थी। जहां अभी तक जिया के दिमाग में रेयांश 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 चल रहा था, अब जिया के दिमाग में भगवान 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 चल रहा था। उसे नहीं पता था कि कब उसकी आखिरी सांस होगी। वो चुपचाप शांति से बस एक जगह पर स्तब्ध होकर के बैठी हुई थी। तब तक जिया को बालकनी से बहुत सारी गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे जिया का ध्यान बालकनी की तरफ चला जाता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, लगता है परिवार वाले आ गए, जल्दी से जाकर के मम्मी जी के पास छुप जाऊंगी। थोड़ी देर में नीचे फिर से हलचल शुरू हो गई थी और अब जाकर के जिया को काफ़ी राहत मिलती है। वो अपने हाथों को जोड़ करके ऊपर की तरफ देख करके भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने उसे जैसे तैसे करके पहले तो रेयान से बचाया और ऊपर से फिर ये लूसीफर से भी। अभी वो जैसे ही खड़े होकर के दरवाजे के पास जाती, लूसीफर तुरंत ही दरवाजे के पास आता है और अपने चेहरे को नाम हिलाने लगता है, जैसे लूसीफर जिया को अपने ठीक सामने देखना चाह रहा हो। जिया उसको देखते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बाहर तो जाने दो प्लीज़। वहीं के स्टाफ जो कहती है, मैम आई थिंक वो नहीं चाहता कि आप बाहर जाएं, आप प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाएं, ये सो जाएगा। जिया जो कहती है, ये कौन होता है? मेरा मालिक है जो मुझे मना करेगा? लेकिन तभी लूसीफर उसको देख करके अपना दांत दिखाने लगता है, जो कि शायद वो गुस्से में तो नहीं दिखा रहा था। लेकिन जिया जो कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं क्यों जाऊंगी बाहर? तुम जैसा कहोगे वैसा मानना ही पड़ेगा मुझे। और वो फिर से अपने कदम को पीछे करते हुए चुपचाप आकर के सोफा पर बैठ जाती है और लगातार बस अपने पैरों को कडल किए हुए उसी को देखे जा रही थी। नीचे से प्रार्थना जी, जो कि गौरव को जिया को बुलाने के लिए बोलती हैं। गौरव, जो कि वासना के साथ जिया को बुलाने के लिए रूम की तरफ आ रहा था, और वो जैसे ही झटके से दरवाज़ा खोला था, बेचारा लूसीफर, जो कि दरवाजे से टिक कर आराम से बैठा हुआ था ताकि वो जिया को प्रोटेक्ट कर सके, दरवाज़ा झटके से खुलने की वजह से वो आगे की तरफ छटक जाता है और वो जैसे ही आगे की तरफ डिसबैलेंस होकर के गिरा था, वो पीछे घूरते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखने लगता है कि आखिर उसे धक्का किसने दिया है। आशना दोनों अंदर आए थे और दोनों एक साथ ही चिल्लाते हैं, भाभी। उन लोग की भाभी के दिमाग में तो इस वक्त लूसीफर का आतंक बैठा हुआ था और वो जैसे ही वासना और गौरव को अपने सामने देखती है, वो तुरंत ही दौड़ करके वासना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो यहाँ से, जल्दी चलो, इस टाइगर के बच्चे ने मुझे यहाँ पर फंसा कर रखा हुआ था। वह गौरव भी लूसीफर को देखते हुए कहता है, इसके तो देख करके ना अलग ही फट के हाथ में आ जा रही मेरे, ये क्यों है यहाँ पर? अभी वो स्टाफ जिया के रूम के अंदर ही थी। सब लोग के बाहर जाते ही लूसीफर को भी उस स्टाफ ने अपनी गोद में उठा लिया था ताकि वो उसे उसके रूम में ले जा सके। लेकिन लूसीफर बार बार अपने सर को ना में हिलाने लगता है और बार बार जिद करता है कि वो जिया के पास ही उसे ले जा करके रखे, जिसकी वजह से स्टाफ को उसकी बात माननी पड़ती है। हाँ, लूसीफर इस वक्त उस स्टाफ के गोद में ही था, लेकिन जिया के आसपास। जैसे उसने रेयांश की बातों को कितना ज़्यादा सीरियस ले लिया हो और जिया की पूरी जिम्मेदारी वो उठाने के लिए तैयार हो। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा और कौन सा अब नया स्टेप लेंगे जयशंकर तिवारी जिया को ट्रैप में फंसाने का। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।